नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th का पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का सेकंड पार्ट, जिसमें गुरु बीजाणु जनन यानी पुष्पीय पौधों में मादा जनन भाग का किस प्रकार से निर्माण होता है, इस भाग में अपन देखेंगे। ये वाला भाग कल अपन ने थोड़ा सा समझा था कि किस प्रकार से ये वाला भाग ये रहते हैं। बीच में बीजाणु जनन कोशिकाएं रहती है, फिर बीजांडकाय जो बाहर से रहता है, फिर है बिना निषेचन किए गुरु बीजाणु कोशिका का कार्य की तरह कार्य करने लगता है। बीच में भित्ति कोशिकाएं रहता है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है ये अपन देखते हैं। बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। इनमें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ क्या है, एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है। 4 इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन बीजाणु बनते हैं, जिनमें 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही बनता है, जो कि बाद में मादा जननांग भाग या बोल सकते हैं बीजांड कोष बनता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका बना लेता है, जिसमें एक सक्रिय रहता है। वह एक सक्रिय भाग क्या बनता है, फिर मादा जनन भाग बनता है। इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है तथा ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बना लेती है। ये इस प्रकार से इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है और जिनमें कुल 8 कोशिकाओं तथा कोशिका का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। ये इस प्रकार से लास्ट में एक मादा जो भाग है वो लास्ट में क्या बनता है, इस प्रकार से संरचना बनता है ये वाला, जिसमें क्या 8 कोशिका और 8 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है और 7 केंद्रक बनता है। तो ये हमेशा प्रश्न आता है कि 8 कोशिका और 7 केंद्रक का किस प्रकार की रचना है, तो क्या भला आएगा, ये भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक कहलाता है। ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती है, जिसमें एक कोशिका निभाग से केंद्र में तथा बीजांड दौर से कोशिका केंद्र में आकर द्वितीय केंद्र बना लेता है। यह इस प्रकार से द्वितीय केंद्र बना लेता है और बीजांड दौर में 3 अलग अलग कोशिकाएं बच जाती है। निभाग की तीनों कोशिका में प्रतिमुख कोशिकाएं ये यहाँ पर किस प्रकार से ये लास्ट में जो बनता है, ये ऊपर जो 3 कोशिकाएं ये कहलाती है प्रतिमुख कोशिकाएं। ये वाला भाग कहलाता है द्वितीय केंद्रक, जो क्या बनता है बाद में किसी भी बीज या फल का बाह्य परत जो अपन खाते हैं सामान्यतः वो रहता है। एक नीचे क्या रहता है, सहायक कोशिकाएं, और इसके ऊपर क्या रहता है, अंडाशय, यह क्या बोलते हैं अंडक, जिससे क्या बनता है, बीज बनता है। ये लिखा है अंड कोशिकाएं इस प्रकार से। फिर अगला देखते हैं परागण किसे कहते हैं, बहुत आईएमपी है। परागण क्या होता है, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र यानी वो इस प्रकार से ये वाला, ये इस भाग पर वर्तिकाग्र ये कहलाता है। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। मतलब नर का मादा भाग पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण यानी स्व मतलब स्वयं होता है, सेल्फ, यानी यदि नर भाग स्वयं के पौधे के पुष्प के साथ अगर मिल जाता है तो स्वपरागण। परागण जब स्वयं परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। परपरागण यानी वर्तिकाग्र में विभिन्न माध्यमों से पहुंचता हो।
यदि अलग अलग माध्यम से, जैसे जल, कीट, पक्षी के माध्यम से अगर पहुँचता है तो क्या कहलाता है? परपरागण। कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जब परागण क्रिया मानव द्वारा कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहलाता है। इसमें 2 प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से है। बहुत आयामी है, विपुंसन या इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन जब पौधों का मादा युग्मक लेना हो तब उसके पुंकेसर को काट कर अलग कर दिया जाता हो, यानी वह प्रक्रिया जिसमें पुंकेसर को काट कर अलग कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? विपुंसन या इमास्कुलेशन। फिर है थैलीकरण। थैलीकरण भी बहुत आयामी है, हमेशा बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। विपुंसन या थैलीकरण। बैगिंग पौधों के स्त्री भाग को वर्तिकाग्र पर थैली से ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्त्री भाग को थैली से ढक दिया जाता है, जिसे थैलीकरण कहते हैं। फिर है 5 नंबर का प्रश्न है, परागण, स्त्री कैंसर, संकर्षण या निषेचन, पोलन पिस्टल एक्सट्रैक्शन या फर्टिलाइजेशन। किस प्रकार से पोलन परागकण मादा भाग में वर्तिकाग्र पर जाकर किस प्रकार से क्रिया करता है? ये पुष्प का एक आइडियल चित्र है, नामांकित चित्र है। इसमें यहाँ से देखो, ये वाला भाग तो हो गया पुष्प का मादा भाग, और ये वाला हो गया तंतु हो गया, ये पूरा पुंकेसर है। और यहाँ से परागकण जब ये एक सक्रिय रहता है या व्यस्क हो जाता है तो ये इसके माध्यम से इसमें एक पोलन ट्यूब यानी पराग नली के माध्यम से जाता है और इस प्रकार से निषेचन करता है। पहला नर युग्म प्राथमिक भ्रूणकोश विकसित होकर यदि ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से भ्रूणकोश रहता है। यदि पहला नर युग्मक यदि नर युग्मक इसके साथ द्वितीय केंद्र के साथ निषेचन कर लेता है तो उसे वो कहलाता है युग्मनज। यदि दूसरा नर युग्मक, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी नर युग्मक आता है तो जोड़े के रूप में आता है। किसमें? जोड़े के रूप में, 2 के रूप में। तो एक का निषेचन द्वितीय केंद्र के साथ होता है और दूसरे का अंड कोशिका के साथ। तो द्वितीय केंद्र के साथ क्या बनता है उससे? वो बाह्य चोल या बाह्य परत। और दूसरा नर युग्म अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है तो क्या बनता है उससे? बीज बनता है। युग्मनज विकसित होकर क्या बनेगा? भ्रूण बनता है। अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है तथा बीजांड बीज विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। एक ही साथ 2 नर युग्मकों का संलयन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन। 2 नर युग्मक आते हैं तो एक द्वितीय केंद्र के साथ और एक अंड कोशिका के साथ निषेचन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन। बहुत आयामी है। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन किसे कहा जाता है? जब पुष्प से बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। तो फलन है तो बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। जैसे अंगूर और केला। अनिषेक जनन होता है तो इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही भ्रूण बनता हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहा जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।